में टैक्स। सुनिएगा भी बात को, आगे सुनिएगा। क्या लिखा है ये पढ़ो एक बार। क्लबिंग प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई ऑन इनकम, ऑन इनकम। इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जैक्टली। बैंक में जमा करते हैं। मैंने आपको डिवेंचर दिए 5 करोड़ के। 5 करोड़ पे आपने कमाया 50 लाख रुपए, मेरे हैंड में टैक्सेबल। और आपने उस 50 लाख की एफडी कर दी। उस 50 लाख की आपने एफडी करी। एफडी पे 5 लाख भी मिलेगा, क्या वो भी क्लब होगा? नहीं होगा। तो स्टिल बेटर, स्टिल बेटर क्लबिंग लगने दो। सिर्फ इमीडिएट एसेट के ऊपर ही तो इनकम क्लब हो रही है। उस इनकम पे जो इनकम कमाओगे उससे क्लबिंग नहीं, फिर उस इनकम के ऊपर जो इनकम, क्योंकि सरकार कहां तक ट्रैक करेगी बात को? सरकार सिर्फ और सिर्फ द एसेट दैट यू आर ट्रांसफरिंग, उसके ऊपर ही क्लबिंग लगा पाती है, उससे आगे ट्रेसेबिलिटी नहीं हो पाती। तो फाइनल कंक्लूजन अगर आप बोलो, चाहे क्लबिंग हो जाए चाहे टैक्सेबल हो जाए, पर फिर भी फायदा तो मिल ही जाएगा जिंदगी में। आगे सुन लो। मैंने आपको, चलो ठीक है, पहले ये एग्जाम्पल बोलूंगा। एग्जाम्पल, मिस्टर ए, ही इज ओनर ऑफ डिबेंचर्स, बहुत अच्छी बात है। और पार वैल्यू कितनी है डिबेंचर्स की? रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत अच्छी। मिस्टर ए ने ट्रांसफर करा, मिसेज ए ले लिया मैंने, मैं अभी मेरा जो मन है वो है मिस्टर बी लेने का। इसको भी एनालाइज करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिस्टर बी, और ये ट्रांसफर कौन सा है? रिवोकेबल। तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान को रिवोकेबल ट्रांसफर करता है तो कौन सा सेक्शन लग जाता है? 61। और इस 1 करोड़ के ऊपर जो इनकम होगी, दैट इज 10 lakhs, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर। तो आपको ये तो समझ आ रहा है भाई, इसके ऊपर तो इंटरेस्ट टैक्सेबल। बट बात ये है जी, मिस्टर बी ने इस 10 लाख की एफडी करा ली, इनकम की एफडी करा ली। उस इनकम की अगर एफडी कराई तो एफडी पे क्या रेट है जी? तो 10 लाख का 8% इसको मिला, 80,000। अब सवाल ये है कि क्या ये जो 80,000 है ये किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? कैन आई से दिस 80,000 एज इनकम ऑन इनकम? इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। क्लियर है जी? जो इधर हो रहा था वो एक के नाम पे हो रहा था। अच्छा, अगर आप इनकम को क्लब कर रहे हैं तो क्या ट्रांसफर करने की वजह से अगर लॉस हो गया तो लॉस भी क्लब होता है? यस, इनकम इंक्लूड्स लॉसेस। इनकम जो है ना बच्चे, ये जो चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, ये देखो, इंक्लूड्स, लिख लीजिएगा। ये बातें इतनी सी होती हैं, पर पेपर में कौन से कोने में कहां अप्लाई हो रही होगी, समझ रहे हो? सारी बातें आपको ध्यान समझ के करनी पड़ती। हम्म। किसी इंटरेस्ट मिला एफडी का, तो इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है जो एफडी से मिलता है वो ट्रांसफर करता है, तो वो जो पहला इंटरेस्ट मिल रहा है उसे नहीं कर रहा, इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है डिपेंड करता है वो रिवोकेबल है कि इररिवोकेबल है, फिर उस इंडिविजुअल के लिए। क्योंकि अगर मैं क्लबिंग वहां मैंने ब्रेक कर दी, तो वो जो इनकम है या वो जो एफडी है, ठीक है ना, एफडी ट्रांसफर कर दी, इनकम इनकम ट्रांसफर कर दी, तो इंटरेस्ट आया उसको डिबेंचर्स पे, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट की एफडी कराई, एफडी पे इंटरेस्ट जो आया, एफडी से इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा है किसी को।
डिपेंड करता है रिवोकेबल है कि इररिवोकेबल है, और नहीं कुछ है ही नहीं, क्लब हो जाएगा, वापस ही हो जाएगा। एसेट तो ट्रांसफर नहीं कर रहा है ना, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इनकम है ना। तो इनकम और इनकम है, पर है तो पैसा ही ना। अरे तो ये थोड़ा ना अगला बंदा आगे कर देगा तो वो चीज है, वो तो उस कॉन्टेक्स्ट से बोला था जो ट्रांसफर है उसके एंगल से बोला था। अब ये थोड़ा ना कि उसके ऊपर वाली इनकम फुली ट्रेडेबिलिटी हो जाएगी उसकी, समझ रहे? अच्छा एक छोटी सी चीज, सर जी ये जो इनकम ट्रांसफर करी थी ऐसे ही जस्ट, क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है बेटे, ठीक है, ये चाहे रिवोकेबल हो, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि अरे इधर भी कोई रिवोकेबल इररिवोकेबल तो नहीं होता, ये चाहे रिवोकेबल हो चाहे रिवोकेबल हो भाई, इस पे कोई बात नहीं थी, ठीक है ना। वो एसेट वाले के ऊपर थी कि रिवोकेबल है या इररिवोकेबल। ट्रांसफर ऑफ इनकम में बाय चांस लिखा आ गया और आप बोल रहे हो सर इररिवोकेबल थी, हमने नहीं करी ना भाई, वेदर इट इज रिवोकेबल वेदर इट इज इररिवोकेबल। कही क्लियर है बच्चे? ऑल क्लियर टिल हेयर? अगर आपको क्लियर है तो आइए एक दो चीजें देखते हैं। वैसे 62 63 आपका हो गया है, पर एक दो एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। छोटे छोटे एग्जांपल्स है, बच्चों वाले एग्जांपल्स। हम्म, ठीक है भैया। सिर्फ हेडिंग पढ़िएगा, समझ आ रहा है आपको? रिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन रीड करा दूंगा। ये रिवोकेबल की डेफिनेशन है। चलो एक बार रिवोकेबल की डेफिनेशन पढ़ लो। कौन से सेक्शन में थी बच्चे? 60, रिवोकेबल 63, 61 ये कहता है कि रिवोकेबल में टैक्सेबल हो जाएगा। 63 कहता है रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, पढ़ना। जो अंडरलाइन कर रहा हूं सिर्फ वही पढ़ लेना। क्लियर है? हाँ दोस्त, जो मैंने येलो से मार्क करा हुआ है वो। इररिवोकेबल, तू मेरे को इररिवोकेबल ट्रांसफर करेगा? एग्जैक्टली फैमिली में किसको करेगा? मम्मी पापा या वाइफ को ट्रांसफर करेगा? मतलब अभी जब तक वाइफ नहीं है तब तक चलो मम्मी पापा को ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। लूप होल, बट पहले मैं अनरिलेटेड पर्सन में बोलूंगा। अनरिलेटेड में लूप होल है। लाइक आप में से कोई बच्चा, अगर आपको टैक्स बचाना है ना, आप मुझे ट्रांसफर कर दो, भरोसा रखो मैं वापस कर दूंगा आपको। ठीक है, आपको अगर टैक्स बचाना है, आपके पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी डिबेंचर्स बिटकॉइन,
मैडम आप मतलब मेरा स्कोप क्यों खराब करती हो आप हमेशा। मैं कुछ मतलब डिस्कस कर रहा हूँ, आ जाएगा कुछ मेरे पास, तुम मेरे हमारे शेयर पर आ जाती हो, और है भी नहीं वो भी। अब मत बोलो सर, आपने बताया तो आप बताया। ठीक है, आप में से कोई बच्चा जो इररिवोकेबल ट्रांसफर मुझे करने को तैयार है। प्रॉपर्टी का सन्नी जी कह रहे दिमाग ले लो मेरा, इररिवोकेबल ट्रांसफर पेन इररिवोकेबल, अगर वेरी गुड, मुझे नहीं चाहिए। पहले सब नहीं दे रहा। अच्छा शेयर अकाउंट होंगे वो भी दूंगा। ठीक है, आप में से कोई बच्चा, अच्छा अगर आपके पास होते एसेट्स, क्या आप इररिवोकेबल ट्रांसफर मुझे करते? नहीं क्या आप दुष्यंत सर को इररिवोकेबल ट्रांसफर? सर उनके पास यार हाँ ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इररिवोकेबल ट्रांसफर का रिस्क आप नहीं लेते। मैं अगर मेरे पास एसेट होते मैं आपको ट्रांसफर कर देता। लैपटॉप अब आपने एक ऐसी बात बोल दी कि अब मैं कुछ बोल सकता हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि ना ही बोलूँ तो सही है। ओह नहीं, ठीक है अभी नहीं बोलूंगा, सारा चैप्टर खराब हो जाएगा तुम्हारा। मतलब ऐसे नहीं बोल सकता, जरूरत भी नहीं है उसके बोलने की, बट ऐसे ही। एनीवेज, आपने जो बोला था लूप होल है, तो एक इंडिविजुअल अपने, दादाजी होती हाँ जी, दादा दादी को अगर आप करते, चलिए अब आप सुन लीजिए, अगर आप अपने दादा दादी को ट्रांसफर करते, मैं आपका पर्पस समझ गया, दादा दादी को ट्रांसफर करने, नहीं है मेरे ठीक है, दादा दादी को ट्रांसफर कर दिया, भाई बहन को ट्रांसफर कर दिया, पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दिया, कोई क्लबिंग प्रोविजन नहीं। लेकिन अगर आपने अपनी वाइफ को ट्रांसफर, या वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफर करा, तो क्लबिंग प्रोविजंस है। ऐसा क्यों है? पेरेंट्स को ट्रांसफर करिए, क्लबिंग नहीं है। आप लूपहोल जानना चाहते थे, पेरेंट्स को ट्रांसफर करिए, पर अब आप कन्विंस नहीं लग रहे मुझे इस लूपहोल से। पापा पापा कर दिया था पापी ठीक है, एनीवेज, अगर आपके फादर, आप सुनिएगा, मैं इस पॉइंट पर आना था, मैंने एक बार सुनिएगा, एक बार सारे बच्चे, अभी तक मैं आया नहीं था। और ये जो आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे अभी, एक बार इधर सुनिए। ए हेलो, 62 63 पढ़ लिया आपने? 64 में वो रिलेशंस लिखे हुए हैं जहां पे सरकार को प्रॉब्लम है, ट्रांसफर टू योर स्पाउस, ट्रांसफर टू योर सन्स वाइफ है, टू माइनर चाइल्ड। क्योंकि ऐसा देखा गया है, सुनिए प्लीज, ऐसा देखा गया है कि इन ही रिलेशंस में लोग अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास भी डेटा होता है कि भैया जरा देखो किस किस ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर करा, या काउंटर वाइफ ने कब हस्बैंड को ट्रांसफर करा। ठीक है, गवर्नमेंट के पास डेटा होता है ऑनलाइन एनालाइज करने के। तो गवर्नमेंट को दिखा कि ये वाली ट्रांजैक्शंस के अंदर ही ज्यादा लूप होल्स है। रादर आप अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब दूसरा आपके सब दिमाग में आ रहा होगा, हमारे पास तो अभी कुछ है ही नहीं ट्रांसफर करने को, तो आगे सुन लो, किसके पास है? पेरेंट्स के पास है। अब सवाल ये है, क्या पेरेंट्स आपको ट्रांसफर करेंगे? हाँ जी, आप मुझे कह रहे थे आप मुझे ट्रांसफर नहीं करोगे, आपके तो पेरेंट्स भी आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे। अभी माइनर बच्चे हैं या मेजर है? आगे सुनिए, अब आप सुनिए प्लीज, मैं एक कंटेंट के हिसाब से बता रहा हूं आप। हमने जो लिखा है वो लिखा है कि अगर एक इंसान अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता है, हेडिंग लिखी है आपने बस अभी, तो क्लबिंग लग जाएगी। बट अगर एक बेसिक जनरली समझा जाए कि अगर एक फादर या मदर अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करें, तो वापस आके उन्हीं के पास आ जाए।
पर आप तो मेजर हो, तो घर जाके समझा सकते हो कि पापा टैक्स प्लानिंग, आप अगर अपने घर की प्रॉपर्टी दे दो, देखो बाबा आपके हैंड्स में तो किराया टैक्सेबल होता है, आप मुझे दे दो, आपके पास डिबेंचर्स है, आपके पास एफडी है। देखो मैं छोटा होता मैंने नहीं बोला, क्योंकि वहां पे तो क्लबिंग लग जाती। अब मैं बड़ा हो गया, नाउ यू आर अ मेजर चाइल्ड। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। मेजर चाइल्ड हो, कमा भी सकते हो। यही वही होते हैं। वेरी गुड बेटे, एक काम करो आपस में ही कर लो डिस्कस, है ना? ठीक है, आप मुझे बताइए क्या आपके पेरेंट्स आपको ट्रांसफर करेंगे? कर सकते हैं। आप में से कोई बच्चा ऐसा जो आज घर जाके बोले सर मैं तो घर में बोलूंगी या बोलूंगा और मेरे को मेरे नाम पे तो प्रॉपर्टी कर देंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे? क्यों मालूम है? क्योंकि एक मूवी आई थी बागबान। ऐसा बेटा भी तो था, वो नहीं था। वो तो है, पर वो आप ऐसे हो नहीं ना। समाज का हाँ। तो डॉक्टर ठीक है, एनीवेज मुद्दे की बात ये है, प्लीज आप ये समझिए, दीज आर रियल टर्म्स प्रोविजन। ये इसलिए नहीं पढ़ाए जा रहे कि आपके पेपर आ रहे हैं तो ऐसा बना देते हैं प्रोविजन को। भारत सरकार ने देखा गया कि भारत सरकार ने देखा कि लोग अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे, और जो पेरेंट्स भी है ना वो अपने बच्चों को तो ट्रांसफर करते हैं, पर माइनर चाइल्ड को करते हैं। माइनर चाइल्ड पे करते हैं, उनको समझ नहीं, वापस ले लोगे आप बाद में। मेजर चाइल्ड को ट्रांसफर नहीं। और अगर मेजर चाइल्ड को ट्रांसफर कर रहे हो तो कर लो भाई, नहीं लगेगी क्लबिंग, क्या दिक्कत वाली बात है? इट इज एन एस्टैब्लिश्ड लूप होल। घर में बता दीजिए लूप होल को, सारे एसेट आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, टैक्स बच जाएगा। पर क्या हो जाएंगे? आंसर इज नो। क्योंकि बेटे अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी कोई नहीं मारता। क्योंकि इंसान टैक्स बचाने के लिए लाख रुपए का करोड़ों का एसेट थोड़ा ट्रांसफर कर देता है। टैक्स प्लानिंग को ऐसे थोड़ा फॉलो करी जाती है कि बंदे के पास एसेट ही ना बचे। इट इज फैक्ट। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, अगर क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों के नाम पे कर सकता हूं अभी? इनको क्या समझ है? आज सुबह की बात बताता हूँ, रुद्रांश के हैंड में 500 के 4-5 नोट थे। वो रात से लेके सोया था, पिल्लो के नीचे भी रखा था, और वो पैसे नहीं देता किसी को। ठीक है, सुबह सुबह उसे बोला ये देखो बलून का पैकेट 20 रुपए का। उसने सारे पैसे दे दिए और बलून का पैकेट ले लिया। तो छोटे बच्चे है ना वो, तो उसको बलून चाहिए, तो अभी तो उसे प्रॉपर्टी भी चली जाएगी तो क्या हो जाए। लेकिन क्या ये अगर कोई 18-19 साल का बच्चा होता, आपके हाथ में 2,000 है, मैं आपको बलून का पैकेट दे रहा हूँ, समझ रहे हो? सो माइनर चाइल्ड को आप ट्रांसफर लोग करते हैं, माइनर चाइल्ड को करते हैं, माइनर चाइल्ड को। ठीक है, तो माइनर चाइल्ड को लोग कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अभी तो हम वापस भी कर सकते हैं या कोई भी सिचुएशन में। मेजर चाइल्ड को कोई नहीं करता, और जो कोई नहीं कर रहा उस पर सरकार लॉ के बनाएगी भाई। सरकार ने कोई लॉ नहीं बनाया हुआ, कर दीजिए मेजर चाइल्ड को, कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्लियर है बच्चे? अगर आपको यहां तक क्लियर है? फाइनल क्राइम गार्जियन के हाथ में होता ना। हाँ जी। अब गार्जियन, अभी गार्जियन की क्यों बात हो रही है? ऐसे पेरेंट्स की बात ही कर लो, गार्जियन में तो और फिर कॉम्प्लेक्सिटी। वही गार्जियन पेरेंट की बात। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। इसमें एग्जाम्पल तो के अंदर है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल रीड कराऊंगा, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी उस पर टाइम लगा दिया है। पहले आप मुझे बताइएगा क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। रॉयल मैच नहीं है बेटे, हार्ड है बच्चे। ओके, तो आइए, ये जो हमने अभी तक बात करी ये सारी सेक्शन 64 की थी, प्लीज आप सुनिएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस, टू सन्स वाइफ, टू माइनर चाइल्ड, या फिर ट्रांसफर टू एच। क्या लिखा है? छोड़ो ना बेटे, आइए सीधा सीधा, प्लीज इधर देखिएगा, एक बार सुनिएगा बाबा एक बार। ठीक है, यहां तक हो गया था। क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस,
इसके ऊपर आता है पेपर में, ध्यान से सुनिएगा, सिचुएशंस बनाऊंगा, स्पेसिफिक बातें ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो एक इंसान है मिस्टर है, नाउ लेट मी पुट अ सिचुएशन। अगर आप एक जगह पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप करो रितेश जी, आप जॉब कर रहे हो एक जगह पे, मान लो आप कहाँ जॉब कर रहे हो बच्चे, रिलायंस में, और रिलायंस में आप जॉब कर रहे हो, और अब आपकी जॉब लग गई तो अब शादी का भी प्लान है, शादी भी हो गई बेटे, ठीक है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ किससे शादी हुई क्या हुई, कुछ तो काफी हुआ है वैसे ही। अरे गुड यार, मतलब ही इज वेरी हैप्पी। तो अब फिर थोड़ा डिटेल बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रितेश जी की जॉब लग गई रिलायंस में, और रितेश की जॉब लगी, रितेश की शादी हुई, और शादी भी क्यों हुई थी, क्योंकि वहीं पे एक मैनेजर या मैडम थी जो रिलायंस में ही जॉब करती थी। तो ये भी जॉब करता था, मैडम भी जॉब करती थी, ठीक है, लंच साथ में करते थे, ठीक है। तो दोनों का अच्छा, ठीक है, बॉन्ड रहा, एंड दे डिसाइडेड टू मैरी। ब्रेकअप, इसकी खुशी देखी नहीं जा रही तुमसे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, क्या कुछ क्लबिंग प्रोविजंस लगे? क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पे हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं एक ही कंपनी? कंपनीज प्रमोट करती हैं ऐसी चीजों को, ठीक है, प्रमोट करती हैं, क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है कि दोनों इधर रहेंगे, तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम, और कंपनी में भी है ना, तो दोनों ही इधर है तो फोन नहीं आएगा कि कितनी देर में आ रहे हो, ठीक है, ये फैक्ट है। लेकिन कंपनी ये भी इंश्योर करती है कि दोनों एक ही टीम में ना हो। नहीं तो मैं मान लो रितेश का बॉस हूं, मैंने रितेश को डांटा, ठीक है, तो ये अपनी मैडम को बताएगा कि मेरे को डांटा, वो मैडम मेरे को कुछ ना कुछ बोल देंगी, या काम रोक देंगी, या कुछ करेंगी। एक टीम में दोनों स्पाउस नहीं होने चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी बात है। पर डू यू थिंक क्लबिंग लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। हस्बैंड वाइफ है भाई, सीवी शेयर करा, नौकरी लगी, एबिलिटी पे कहां से कंट्रोल कर लेगा रिलायंस के डिसीजन को? आप समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हस्बैंड इज वर्किंग, ही इज गेटिंग 20 lakhs, वाइफ इज गेटिंग 20 लाख, 25 लाख, अपनी अपनी इनकम है जी, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर रितेश जी का 20% वोटिंग राइट होता, पूरी कहानी सुनिएगा, अब मैं रितेश की जॉब है या नहीं है इररिस्पेक्टिव, मैं ये दिखा रहा हूं कि रितेश हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% उससे ज्यादा वोटिंग राइट, और 20% राइट है, और रितेश जी की जो वाइफ है उनकी जॉब लगी, अब 20% राइट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सो एन इंडिविजुअल हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन उस इंडिविजुअल की स्पाउस को रेम्यूनरेशन दे, ठीक है जी। तो बेसिकली 20% आपका राइट है, और मिसेस ए मान लीजिए उनकी जॉब लगी, कितने रुपए की लगी? 12 लाख। रितेश जी का 20% कंट्रोल था, ये नौकरी करे वहां नहीं करे इससे कोई मैटर नहीं करता, या सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, इसकी वाइफ को 12 लाख का पैकेज मिल रहा है। अब मुझे बताइए, क्लबिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप तो बोलोगे नहीं, पर आपका दोस्त कह रहा है बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, क्यों होनी चाहिए अनस जी? कह रहे सर 20% है तभी इसी ने लगवाई है नौकरी। लेकिन अगर मैडम ने अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल सेट से नौकरी लिया तो क्लबिंग नहीं लगेगी। इफ द जॉब that the spouse acquire is out of qualification, experience or skills, तो क्लबिंग नहीं लगेगी, इवन इफ तेरा 20% होल्ड है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो मैडम की जॉब लगी है बेटे, उन्होंने 12th तक पढ़ाई करी हुई है और 25 लाख का पैकेज लग गया। क्या हुआ? ये कह रहे कोई बात नहीं, एग्जाम्पल बढ़िया है, शादी हो रही है उसमें। आप मुझे बताइए, क्या 12th पास का 25 लाख का पैकेज लगता है?
हाँ, लग सकता है। संजय भैया 12वीं पास अगर कोई है तो कितने का पैकेज लगता है? 10 लाख 12 लाख ये पॉसिबल कर दिया जी। 12 एक टाइम 12 चलेगा 12 चलेगा। कोई इनडायरेक्टली बोल गया मेरे को कम दे रहे हो। ठीक है, सो आप मुझे बताइए कि भाई अगर तो एमबीए है, आउट ऑफ हर क्वालिफिकेशन है, तो क्लबिंग नहीं होगी। बट आफ्टर गेटिंग टू नो हर क्वालिफिकेशन, हर एक्सपीरियंस, उस हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, तो भाई साहब क्लियर कट है, आपको जरूर उस कंपनी ने कोई इनकम देनी होगी। आपने बोला ऑन रोल मेरी वाइफ को रख लो, पैसे वहां देते जाओ, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं, तो वहां पे क्लबिंग प्रोविजंस लग जाएंगे। मैंने एक छोटी सी लाइन समझाई है आपको, और बहुत स्पेसिफिक जाएंगे। Any remuneration earned by a spouse from a concern in which the individual has substantial interest would be clubbed in the hands of such individual. However, if such remuneration is earned by a spouse out of qualifications, skills, experience, clubbing provisions would not apply. मैंने आपकी वो सिचुएशन को रूल आउट करा, दोनों नौकरी कर रहे, इससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि एक बंदे का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दूसरे इंसान को रेम्यूनरेशन मिल रही है, और वो शी और ही डज नॉट डिजर्व दैट, तो क्लबिंग प्रोविजन। क्लियर है जी? थर्ड पॉइंट, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, ओ माय गॉड, यानी कि रितेश जी आपका कितना परसेंट? 20%। और आपकी वाइफ का कितना परसेंट? बोल ही नहीं रहा, हंसता रहता है यार। कह रहे नहीं भी है तो चलेगा। तेरे को बाहर ये मंडप सेलिब्रेशन तो नहीं लग रही ना? है? कह रहे सर छोड़ो लोड़ी। हाँ। हाँ, मेरी कोई डिफरेंस नहीं है, जान में जाती शादी से पहले ही उसे 12 लाख 13 लाख का जो भी पैकेज मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरी डायरेक्टर से शादी हो गई, जैसे वैसे था। आप अपने आप सारे ही तैयार है इधर, एग्जाम्पल अपने पे लिए जा रहे हैं। एक बात आपको याद दिला दूं, एक बात आपको याद दिला दूं, आप तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे। आपकी नौकरी थोड़ा ना लगती। इसके ऊपर मान लो। अच्छा, अनिस के ऊपर? नहीं नहीं, आप ही के ऊपर। अच्छा अच्छा, क्या हुआ, डायरेक्टर से शादी हुई आपकी? ठीक है, फिर आपका 12 लाख का पैकेज था, आपने ज्वाइन करी, जैसे सीएस हो गई तो पहले दिन आपका पैकेज था। फिर आगे क्या प्लान है आपका? फिर आपकी डायरेक्टर से शादी होगी बाद में, कुछ टाइम बाद। हाँ, फिर उसके बाद अपनी सैलरी बढ़वा लोगी वहां पे। उतनी सैलरी है? अच्छा, पूरे एग्जाम्पल में तुमने शादी करा दी बस अपनी। तुमने अपनी मेहनत से 12 लाख कमाए, शादी का दी 12 लाख, बस एग्जाम्पल में शादी हुई है, और तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। नहीं, आपने अपनी मेहनत से कमाया ना, ये थोड़ा ना डायरेक्टर से शादी कर दो तो क्लबिंग। हाँ, मैंने कहा ना, डिफरेंस वाली बात कही होगी। अच्छा, 12 लाख तो तुमने अपनी मेहनत से कमाया ना। जब मान लो आप सीएस बन गए, नहीं कह रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, शादी होनी चाहिए पहले। रेफरेंस लगना इज नॉट क्लबिंग, ठीक है? आप रेफरेंस कोई लगा दे वो चीज नहीं है, पर आप सीएस अगर बन गए और 12 लाख रुपए का पैकेज है, फिर क्या हुआ? क्वालिफिकेशन होगी 12 लाख, फिर उसके बाद डायरेक्टर से शादी, फिर 12 लाख का पैकेज बढ़ा नहीं बढ़ा, ये डाउट था ना आपका? 12 लाख आप अपनी मेहनत से कमा रहे। मान लो कोई पीए का काम कर रहा था वहां पर, मान लो
पीयू नहीं पीए पीए लगा हुआ था। पीए लगा हुआ था, ठीक है। पीए का 15 लाख का पैकेज, ठीक है। और तब शादी हो गई। एग्जांपल क्लियर लगी थी उस टाइम वो बस रेफरेंस लगना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है। ऐसे तो कोई भी एग्जैक्टली रेफरेंस देने पे भी आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही ले पाते, समझ रहे हो? तो वो चीज है, ठीक है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब मैं ये कह रहा था, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो रितेश जी आपका कितना परसेंट? 20%। और मैडम का? मैडम का भी 20 और 25, ठीक है। मैडम का 30%। बेटा तेरा 50 नहीं, मैडम का सारा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, रितेश जी का 20% एंड मैडम का 30%, कहने से बोथ हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड बोथ आर गेटिंग रेम्युनरेशन, दोनों को रेम्युनरेशन मिल रही है। तो अब क्या होगा? मान लो इसको भी 20 लाख रुपए, इसका 20% और 30% है दोनों का, इन दोनों का, और एक को 25 लाख मिल रहे, एक को 30 लाख मिल रहे, वॉट एवर अमाउंट, इररेलेवेंट है। तो क्या क्लबिंग प्रोविजंस लगेगी? आंसर इज यस। क्या लिखा हुआ है? क्लबिंग प्रोविजंस वुड अप्लाई in the hands of that spouse whose total income before this remuneration is, भाई तेरा भी 20%, मैडम का भी 20%, तेरे को 30 लाख मिल रहा है, मैडम को 30 लाख मिल रहा है, किसके हैंड में क्लबिंग होगी? कैसे डिसाइड होगा? मैं आपकी अदर देन दिस रेमुनरेशन कैलकुलेट करूं। तेरे को घर से किराया आ रहा है, तेरा कैपिटल गेन है, तेरी 1 करोड़ की इनकम है, और मैडम की है 4 करोड़ की इनकम, किसके हैंड में क्लबिंग होगा? मैडम के हैंड में। ट्रांसफर क्या करना है इसमें? ट्रांसफर हमें कुछ नहीं करना, कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा, हम उस रेम्युनरेशन की बात कर रहे हैं, एसेट ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, वो बाद में आना है। अभी मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, उसमें आपके स्पाउस को जो पैसा मिल रहा है वो क्लब कर रहा था एसेट। मैं कोई डिवेंचर ट्रांसफर नहीं कर रहा किसी को, ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। यहां तक क्लियर है? आपके मन में एक बात आ सकती है, सर अगर दोनों अपनी मेहनत से कमा रहे होते तो? उसकी यहाँ पे कोई बात नहीं लिखी हुई। और अगर ऐसा हो गया तो कौन मेहनत से कमा रहा है? हो सकता है दोनों मेहनत से कमा रहे हो, ये सब हमने एनालाइज नहीं करना, क्वेश्चन भी नहीं बन सकता ऐसा, ठीक है। कहीं पे कोई ऐसा लिखा नहीं हुआ, हालांकि कुछ भी होने को हो जाता है, लेकिन आपको प्योरली थर्ड पॉइंट क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, हस्बैंड एंड वाइफ आर गेटिंग रेम्युनरेशन, दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो किसके हैंड्स में क्लब हो जाएगी? इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस हुज टोटल इनकम इज हायर। एंड लेट मी टेल यू, रेम्युनरेशन का मतलब है सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्युनरेशन, वेदर कैश और काइंड। ये भी काम आ जाएगा कहीं ना कहीं अभी। रेम्युनरेशन का मतलब बच्चे सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्युनरेशन। बताइए, ऑल क्लियर टिल हियर? ये मैंने एग्जांपल क्या बनाया है ये देखते हैं एक बार। एक इंसान है मिस्टर ए, उसका कितने परसेंट है? मिस्टर ए यूज कर लूं या आपका नाम लिख दूं? ठीक है, नहीं ए का नाम ही लिख लेते, कोई बात नहीं बेटे, ज्यादा खुशी भी नहीं होनी जितनी ज्यादा खुश हो चुका है वो। मिस्टर ए का 25%, मिसेज ए का 22%, कहने से बोथ हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सैलरी 10 लाख, सैलरी 25 लाख, both are getting remuneration from that concern, both are getting remuneration। कौन सा पॉइंट लग गया आपका? थर्ड पॉइंट, it will be clubbed in the hands of that spouse whose total income other than this remuneration is higher। now what is their other income? तो किसका ज्यादा है? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए भैया देखो, तुम्हारी 18 लाख तो इनकम है ही, ये 10 लाख भी तुम्हारी, और वो मैडम की 25 लाख भी।
क्लब हो जाएगा। रही बात मिसेज ए की, मिसेज ए आपकी अदर इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए, बस 2 बार लिखा हुआ 12 लाख, क्योंकि मिसेज ए की जो इनकम है वो तो वहां मिस्टर ए के वहां चली गई रेम्युनरेशन। ऑल क्लियर टिल हेयर? अब आइए, अब एक क्वेश्चन कराने का बनता है, टाइम है ना, बस यही वाला स्पाउस का, यही वाले का। अगर मैं आपको 3 पॉइंट थे बच्चे, उन 3 को याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था? If an individual has substantial interest in a concern, then any remuneration that is paid by the concern to the spouse of that individual would be clubbed in the hands of individual. Second point, the clubbing provisions would not apply if the spouse has earned out of her qualifications, skill, experience also. क्वालिफिकेशन नहीं है बट 20 साल से उस लाइन में काम करो तो भी जस्टिफाइड हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? एंड थर्ड, if both husband and wife have substantial interest and both are getting remuneration out of that concern, it would be clubbed in the hands of that parent whose that spouse whose total income would be, other than this remuneration, would be higher. All clear till here? Okay. अगर क्लियर है तो अब आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन आएगा बच्चे, और दिमाग लगेगा। पेज नंबर क्या था, कुछ ध्यान है? 470। चलिए, एग्जाम्पल नंबर, वो एग्जाम्पल करने से पहले हल्का सा रीड कर लेते। देखो उतना उधर जो लिखा है वो सफिशिएंट है। जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसे रीड कर लेना। क्या हुआ? ए भैया, सारा पढ़ने गए रे, पढ़ना है बच्चे इसको। ऊपर वाला पढ़ लिया था? एक दो पॉइंट नए भी है बच्चे। सी वाला पार्ट में सबसे इसका मतलब अभी भी कौन सा? हाँ हाँ, रिलेशनशिप अगर दोनों में डिवोर्स हो चुका है तो क्लबिंग थोड़ा ना लगेगी। रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट। और लास्ट 3 लाइनें भी वो है कि लास्ट 3 लाइनें भी